हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं पोकरना के बारे में। मैंने पोकरना की पहली वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने फंडामेंटल्स के बारे में बात किया था और इस बारे में बात किया था कि स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि स्टॉक में इश्यूज़ क्या हैं, क्या समस्या आ सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा बढ़िया आइडिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई भी आपको टिप नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और रिसर्च पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, इसको एक टिप के वीडियो की तरह मत देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल्स की। देखिए, टेक्निकल्स वॉज द सोल रीज़न वाई आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। मुँह में पानी आने वाले टेक्निकल्स हैं स्टॉक के। ठीक है, स्टॉक ने अभी ऑल टाइम हाई मारा है और बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ मारा है। 30 वीक EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है और हायर हाइज बना रहा है। अगर कप एंड हैंडल की बात करूं तो इसका टारगेट 1400 के आसपास होना चाहिए, लेकिन यूजुअली मैं टारगेट्स देता नहीं हूं और ना उनके अंदर बिलीव करता हूं। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बस एक इशू है कि जो 2008 और 9 से जो ट्रेडिंग चैनल चल रही है ना, उस चैनल के हम कहीं ना कहीं टॉप पर है। यानी मेरे हिसाब से अगर 1100-1200 के आसपास ये स्टॉक जाएगा तो वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। उस रेजिस्टेंस को अगर बढ़िया वॉल्यूम से इसने क्रॉस कर लिया तो इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा बढ़िया करने से कोई नहीं रोक सकता। और 1100-1200 की चैनल ये कब क्रॉस करेगा? अकॉर्डिंग टू मी 1100-1200 की चैनल जब क्रॉस होगी जब कोई फंडामेंटल बहुत बढ़िया ट्रिगर आएगा। अब लेट्स होप कि वो ट्रिगर बहुत जल्दी आ जाए। अब सवाल उठता है कि मैं क्या कर रहा हूँ स्टॉक में। देखिए, बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि दिस स्टॉक वोंट बी पार्ट ऑफ माय कोर पोर्टफोलियो। मैं इसको अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा रखूंगा। कोर पोर्टफोलियो मेरा कौन सा है? जिसमें मैं सब्सटेंशियल पैसा यानी 5%, 6%, 8%, 10% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जिस स्टॉक में डालता हूँ। इस स्टॉक में मैं 5, 6, 7% हिस्सा नहीं डालूंगा, सिर्फ 1% के आसपास हिस्सा डालूंगा। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न है लैक ऑफ क्लैरिटी। मैनेजमेंट कमेंट्री में कौन कॉल्स पढ़ी मैंने और जितना भी मैंने इस कंपनी में रिसर्च किया ना, तो मुझे क्लैरिटी नहीं मिली कि वॉल्यूम्स कैसे इंक्रीज़ होंगी। मैनेजमेंट ने ये तो बता दिया कि मार्जिन्स कैसे इंक्रीज़ होंगे, लेकिन ये नहीं बताया वॉल्यूम्स कैसे इंक्रीज़ होंगी। अगर पोकरना की वॉल्यूम्स इंक्रीज़ नहीं होंगी तो नई सेल्स कहाँ से आएगी, और नई सेल्स नहीं आएगी तो सिर्फ मार्जिन के बेसिस पर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट को पता है कि वॉल्यूम्स कहाँ से आएंगी, इसीलिए मार्केट आज के दिन में इतना बढ़िया टेक्निकल दे रही है स्टॉक को। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पर्सनली समझ में नहीं आया कि नई वॉल्यूम्स कहाँ से आएंगी। कंपनी नया कैपेक्स नहीं कर रही और इस कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि वो कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज उन्होंने कर लिया। अगर आपने मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज कर ली और नया कैपेक्स का आपका प्लान नहीं है अगले कुछ सालों तक, तो मुझे ये बता दो कि नई वॉल्यूम्स कहाँ से आएंगी। ये बात समझ में आ गई कि मार्जिन्स एक्सपेंड होंगे, जो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो एक ये क्वेश्चन मेरे माइंड में है, अगर इस क्वेश्चन का मुझे जवाब मिल जाता है तो इस स्टॉक में अपनी पोजीशन में बढ़ा दूंगा और इसको अपने कोर पोर्टफोलियो में ले आऊँगा, क्योंकि टेक्निकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और फंडामेंटल्स पे भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊँगा। लेकिन तब तक, जब तक मुझे इसका आंसर नहीं मिलता, अगर आपके पास आंसर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर मुझे नहीं मिलता है, तब तक इस स्टॉक से मैं थोड़ी सी दूरी बनाए रखूँगा। इस स्टॉक की जो मैनेजमेंट है ना, वो थोड़ी कंजर्वेटिव है। हमको सारे सवालों के जवाब मिलते नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ये नहीं बताती कि वॉल्यूम किस तरीके से ग्रो हुआ, कौन सी ज्योग्राफी में कितने वॉल्यूम आए, या जो नई ज्योग्राफीज़ में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ से कितना पैसा आ रहा है आज के दिन में और कितनी उम्मीद है, कोई गाइडेंस भी नहीं दी। उसके बाद हमें ये नहीं पता कि EBITDA पर स्क्वायर फीट कितना है कंपनी का। कंपनी ये नहीं बताती कि उनके रेवेन्यू मिक्स में जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हैं और कम प्रीमियम प्रोडक्ट्स कितने हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे ना मिलने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस कंपनी में मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा। उसके अलावा एक और बड़ा रीज़न है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो है वैल्यूएशन। अभी मैं आपको वैल्यूएशन दिखाऊंगा, और वैल्यूएशन में जो मैंने एजम्पशन की है वो ये की है कि इनका ग्रेनाइट से और अपैरल से तो कुछ आ नहीं रहा, वो EBITDA नेगेटिव है। मैंने 2-2 करोड़ का नुकसान मान लिया कि अगले 4-5 साल तक होता रहेगा। क्वार्ट्स की बात करूं तो क्वार्ट्स में मैंने इनकी जो रेवेन्यू सेल्स है उसको 10% से बढ़ाया है। मुझे नहीं पता ये 10% वॉल्यूम कहाँ से आएगी,
पर क्योंकि हिस्ट्री स्टॉक की ये कह रही है कि 10% से तो ये ग्रो कर ही लेते हैं, 2025 में शायद मुझे समझ में आ जाएगा कि 2025 में 720 करोड़ के आसपास का ये रेवेन्यू कर लेंगे, लेकिन 26, 27, 28 की अभी क्लैरिटी नहीं है। एज्यूम कर लिया 10% बहुत ज़्यादा नहीं है फिगर, तो ये मेरी एजम्पशन है कि 10% से ये अपनी वॉल्यूम ग्रो कर लेंगे। ईबिटा मार्जिन का एक्सपेंड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 35% मैंने 2025 में लिया है, 36% मैंने 26 में लिया है, फिर 37 और फिर 38, 1% से बढ़ाया है, जो ज़्यादा भी बढ़ सकता है होपफुली, लेकिन कंजर्वेटिव होते हुए मैंने सिर्फ 1% का लगातार बढ़ा, क्योंकि एओज और क्रोमिया जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी 2026 तक, वो कमर्शियलाइज हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने इनका ईबिटा निकाल लिया और इनकी एंटरप्राइज वैल्यू आज के दिन में देख ली क्या है। उसके बाद मैंने बुल केस बनाया जिसमें ईबी टू ईबिटा मैंने 15x का लिया है। 15x का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आज के दिन में 12-13x के आसपास है। 15x का तो शायद कंपनी को आज तक कभी नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है मिल जाए। अब ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी आज तक 13, 14, 15 के ईवी टू ईबिटा से ऊपर गई ही नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक को हम साइकिल के टॉप पर खरीद रहे हैं। अगर साइकिल के टॉप पर खरीद रहे हैं तो नीचे जाना थोड़ा सा यूफोरिया बनेगा, स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग होगी और उसके बाद नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अब लेट सपोज मैंने बुल केस में फॉर द सेक ऑफ टेकिंग द एजम्पशन मैंने 15x का ईबी टू ईबिटा लिया है, जिसके हिसाब से 4 साल में ये 15-16% के आसपास का रिटर्न बना के देगा, विच इज़ ओके। लेकिन हम बेस केस में आते हैं जहाँ पर हमने आज के ईबी टू ईबिटा पे लिया है, यानी 13x के आसपास लिया है, तो 11% का रिटर्न बनता है। अब 11-12% का रिटर्न बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं है। मैं एटलीस्ट किसी कंपनी में 20% का रिटर्न तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 11-12% का रिटर्न तो निफ्टी भी दे देगी, इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कर लूँगा मैं, है ना। तो 11-12% बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। उसके बाद बेयर केस में आते हैं। बेयर केस के हिसाब से ईबी टू ईबिटा मैंने 10x का लिया है और उसके हिसाब से सिर्फ 4% का रिटर्न बनेगा। अब बेयर केस भी प्ले आउट हो सकता है, जिस तरीके से यूएस कंस्ट्रक्शन मार्केट है जो सिक्लिकल है। तो ना इस स्टॉक में ना मुझे क्लैरिटी नज़र नहीं आई कि वॉल्यूम कैसे बढ़ेंगे ईयर ऑन ईयर। मैनेजमेंट ने उसकी गाइडलाइंस बहुत अच्छी दी नहीं, और मुझे और कोई रिसर्च मटेरियल मिला नहीं जो मुझे बता सके कि शायद ये ऐसे इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन यहाँ पर आई विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द मार्केट। मार्केट जो हायर हाइज बना रही है, टेक्निकल्स पे जो नज़र आ रहे हैं, तो उस हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट को कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, एंड वी शुड बी वेरी हम्बल। फंडामेंटल इन्वेस्टर को बहुत लेट न्यूज़ मिलती है, मार्केट को न्यूज़ बहुत पहले मिल जाती है, इसलिए मार्केट ने पहले रिएक्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम क्यों ग्रो करेंगी, इसका आंसर शायद अगली कॉन कॉल में मिल जाए, जिसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करूंगा, क्योंकि मैंने ट्रैकिंग पोजीशन इस स्टॉक में बना ली है। अगर मैं इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता तो इस स्टॉक से मेरा ध्यान भी हट जाता और शायद मैं इसको ट्रैक भी नहीं करता। तो सेटेलाइट पोर्टफोलियो में लाने का ये भी फायदा हो जाएगा कि मैं स्टॉक को लगातार ट्रैक करता रहूँगा। मैंने टेक्निकल्स बताए, आपको वैल्यूएशंस बताई कि किस तरीके से दिखाई दे रही हैं और किस तरीके से मैंने इस स्टॉक को पढ़ा है। आप एक बार पिछले वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत प्यारा स्टॉक है। मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉक बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन यू कांट बी इमोशनल अबाउट स्टॉक्स, है ना। जब तक आपके पास हार्ड एविडेंस नहीं होंगे, जब तक आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते स्टॉक्स में। मैनेजमेंट ने ओवर अचीव किया है लास्ट क्वार्टर में। फॉर एग्जांपल जो Q4 के रिजल्ट्स थे वो तो बहुत ही ख़राब थे, ठीक है। Q1 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने 4 में ऐसा नहीं बोला था कि हम Q1 में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट हैज़ अ नैक टू ओवर डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसेस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इस स्टॉक को देखूंगा कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो मुझे नज़र ना आ रही हो। अगर आपको नज़र आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कहूँगा कि मैं खूब मेहनत कीजिए, खूब रिसर्च कीजिए, पैसा 100% बनेगा। स्टॉक मार्केट इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।